स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। इस वीडियो में हम शानदार तरीके से रिवाइज करने वाले AS26 दैट इज इंटेंजिबल असेट्स। इस टॉपिक को रिवाइज करने के पहले बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज AS10 PPE इसके पहले पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद ही इसी का रिवीजन देखना, बिकॉज अगर वो टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तो ये टॉपिक आपके लिए ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, कैसे सर? तुम्हारा भाई है ना, सब करवाएगा। अच्छा, उसके अलावा जब अपन इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो कंसेप्ट्स का तड़का होगा, साथ साथ में आपके लिए प्यारे प्यारे LDR क्वेश्चंस, LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस का भी रिवीजन होने वाला है। ये जो मैं बोर्ड नोट से पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड नोट्स पर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड करो, मजे करो। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन बैंक है, दिस इज अवेलेबल ऑन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट bbvirtuals.com। तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। अगर आपको जरूरत नहीं लगती है, वैसे अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक आप उसको लेकर बैठो, सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी अलग रहेगी, वो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो तो हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ AS26 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। इसमें 4 चीजें थी। पहले आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस और हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। ये चारों मीट करेगा तो इंटेंजिबल होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल, यही सवाल आएगा अपने मन में, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है 2 कंडीशन दे दिया, 2 में से कोई भी एक मीट किया तो आइडेंटिफाइबल कहलाया जाएगा। नाउ व्हाट आर दोस 2 कंडीशंस? सबसे पहला, अगर आप असेट को अलग से बेच सकते हो, मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, मेरे बैलेंस शीट में सॉफ्टवेयर, पीपी, इन्वेंट्री, पेटेंट, कॉपीराइट, डेटर्स और लाइसेंस है। अब क्या आप ये सॉफ्टवेयर को बाकी असेट को बेचे बिना अलग से बेच सकते हो क्या? इफ द आंसर इज यस, देन इट इज आइडेंटिफाइबल। दैट मींस इफ एनी असेट कैन बी सोल्ड सेपरेटली। देखो, आप बेचो नहीं बेचो वो कंसर्न नहीं है, इट इज ओके इवन इफ यू यूज इट, बट चाहो तो अलग से बेच सकते हो क्या? इफ द आंसर इज यस, इट इज आइडेंटिफाइबल। और इफ इट अराइजेस फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब मान लो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप रिलायंस कंपनी हो, तो बोला कि 5G लाइसेंस का आपको देते हैं राइट 20 ईयर्स तक। सो 20 ईयर्स तक आपके पास 5G का लाइसेंस है। तो ये जो लाइसेंस मुझे मिला है ना, गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, ये किस में अराइज हुआ है? ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ है, बराबर। तो दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफाइबल। तो या तो वो असेट अलग से बिक सके, या फिर दैट असेट अराइज इन अ सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करेगा, देन इट विल बी आइडेंटिफाइबल। सबको समझ में आता है? अब इसी आइडेंटिफाइबिलिटी को लेकर मैंने एक डिस्कशन किया था गुडविल का। आपने बचपन में 2 गुडविल के बारे में सुना होगा। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल अपन खुद मेहनत करके जनरेट करते हैं। ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, पता है क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर ऐसे कैसे प्रूव करो? सुनो, कभी सुना है गुडविल अलग से बिकता होगा? नहीं, गुडविल हमेशा पूरे बिजनेस के साथ में बिकता है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। तो इट इज, पहला पॉइंट तो मीट नहीं कर रहा है। सेकेंड, ये गुडविल एक सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ है क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये गुडविल तो मैंने खुद जनरेट किया है, सेल्फ जनरेट किया है। तो ये दोनों कंडीशन ही सेल्फ वाला गुडविल मीट नहीं करता है, इसलिए हम कभी इसको रिकॉर्ड नहीं करते। बट अगर आप परचेस्ड गुडविल की बात करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस्ड गुडविल? एक टॉपिक होता है अमालगमेशन, ठीक है, हमने सीखा नहीं बट एनीवेज। तो अमालगमेशन में हम जिस कंपनी को खरीदते उस कंपनी के साथ हम उसका गुडविल भी एक्वायर कर लेते हैं। अब वो होता कैसे, वो अपन देखेंगे। तो उसको बोलते हैं परचेस्ड गुडविल। तो परचेस्ड गुडविल आइडेंटिफाइबल है कैसे सर? कैन इट बी सोल्ड सेपरेटली? नहीं सर, गुडविल अलग से तो बिक नहीं सकता। लेकिन डिड दैट परचेस्ड गुडविल अराइज इन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट? यस, वो एक सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ है। कैसे? क्योंकि मैंने किसी कंपनी खरीदी तो उस कंपनी के साथ गुडविल भी आया, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज में अराइज हुआ है। तुम समझ रहे हो क्या? तो इसलिए परचेज गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। तुम समझ रहे हो? यस सर। चलो, तो ये था आइडेंटिफाइबल का पहला कंडीशन, ये चेक करना। उसके बाद है सेकंड, नॉन मॉनिटरी एसेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट? नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है इट इज नॉट रियलाइजेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब जितने वैल्यू पे वो एसेट दिख रहा है, इट इज नॉट सर्टन कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे डेटर्स और कैश बैलेंस लिखूं तो अपने को पता है डेटर्स का बैलेंस 10 लाख है तो 10 लाख मिलेगा, कैश का बैलेंस 5 लाख है 5 लाख मिलेगा। बट इनटेंजिबल में द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और द बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इज नॉट सर्टेन। ऐसा नहीं कि 20 लाख पे दिखा तो 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो सर्टेन नहीं है। इट इज नॉट रियलाइजेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ऑफकोर्स इसका थोड़ा डिस्कशन हम AS11 के अंदर भी करते हैं, बट फिलहाल के इतना आप याद रख लेना, उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट। तीसरा है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। देखो इसमें सब्सटेंस नहीं है तभी तो इंटेंजिबल है ना यार। उसके अलावा चौथा है हेल्ड फॉर
यूज करने वाले हो तो ही AS26 में आना। उसके बाद हमने और डिस्कशन किया था कि अगर इंटेंजिबल को बेचना आपका बिजनेस है, इफ द इंटेंजिबल एसेट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर AS26 नहीं AS2 में चला जाएगा। उसके अलावा एक गाइडेंस का बात किया था, गाइडेंस फॉर दैट एसेट जिसमें दोनों एलिमेंट है, टेंजिबल एलिमेंट भी है, इंटेंजिबल एलिमेंट भी है। मान लो आपने CD परचेस की, उस CD में मिले सॉफ्टवेयर, तो आपने यहां पैसा CD नहीं सॉफ्टवेयर के लिए दिया होता है, तो पूरा एसेट इंटेंजिबल कहलाएगा। लेकिन मान लो आपने कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर में भी तो सॉफ्टवेयर होता है, बट यहां आप ज्यादातर पैसा कंप्यूटर के लिए पे करते हो, मशीन के लिए पे करते हो, इसलिए हम इसको PP की तरह रिकॉर्ड करोगे। तो व्हेन अ सिंगल एसेट हैज बोथ द एलिमेंट्स वी विल असेस व्हिच इज द मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है हम इसको बैलेंस शीट में कब रिकॉर्ड करेंगे, तो वो दैट इज सेम एज AS10। इसलिए मैंने बोला AS10 पढ़ के आना। सर AS10 में क्या था, दो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये दो होता है। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में 2 दिन का मेजरमेंट का बात करेगा, एक है इनिशियल मेजरमेंट, एक है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल का मतलब होता है डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। जरा PP को रिकॉल करना, PP में था इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट, यहां भी सेम है। अच्छा, PP में था, PP AS10 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल थे, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। इनटेंजिबल के अंदर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक ही मॉडल है और वो है कॉस्ट मॉडल। अरे वाह सर, हमारी मेहनत वैसे ही आधी हो गई, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स तो रिवैल्यूएशन में आते थे। एनीवेज, तो हम पहले इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सुनना। इनिशियल मतलब जिस दिन आप पहली बार नई नवेली दुल्हन, नई नवेली इंटेंजिबल को घर लेकर आए हो, तो उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो पहले ये देखना कि इंटेंजिबल आपके पास आया कैसे। तो पहला है, अगर आपने परचेस किया है तो परचेस किया है तो इट इज सेम लाइक AS10, उसमें परचेस प्राइस आएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस करना, ऐड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस करना। कुछ चीजें कॉस्ट में नहीं आएगी, लाइक ट्रेनिंग के खर्चे हो गए, इनॉग्रेशन खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेम एज AS10 है, इसमें डीकमिशनिंग की बात मत करना। ठीक है, डीकमिशनिंग नहीं है इसके अंदर। फिर है दूसरा, अगर आपने इंटेंजिबल एसेट को एक्सचेंज में एक्वायर किया, किस में एक्वायर किया, एक्सचेंज में, दिस इज ऑल्सो सेम एज AS10। ठीक है, अब देखो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज हमने AS10 में रिवाइज किया हुआ है, तो आप चाहो तो उतना AS10 का रिवीजन देख के उसको रिकॉल कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं बात करूंगा, दैट इज असेट एक्वायर्ड इन अमालगमेशन। नाउ व्हाट इज द अमालगमेशन। अमालगमेशन होता है जब एक कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करता है, या फिर 2 कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो AK लिमिटेड टुक ओवर BB वर्चुअल्स। हे सर, ज्यादा नहीं हो गया ये, सुनो, AK लिमिटेड टुक ओवर BB वर्चुअल्स, तो AK लिमिटेड ने जब एक कंपनी को खरीदा तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक है, तो इसमें अमालगमेशन में क्या होता है, सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसमें 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट रिवाइज बाद में कराऊंगा, पहले एग्जांपल दिखाऊंगा, सुनना। एक होती है इसमें सेलिंग कंपनी, जैसे मान लो AK लिमिटेड ने, चलो BB वर्चुअल नहीं, मुक्कू लिमिटेड को खरीदा, वही मुक्कू, अरे मुकेश अंबानी मुक्या, उसकी कंपनी को अपन ने खरीद लिया। अब उसकी कंपनी की बुक वैल्यू दी हुई है और बाजू में मैंने आपको उसके एसेट्स लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये सेलिंग कंपनी है और मैं हूं परचेजिंग कंपनी। अब आप थोड़ी बुद्धि लगाओ, मान लो आप सेलिंग कंपनी हो, तो आप अपने कंपनी को जब मुझे बेचोगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से बेचोगे या फेयर वैल्यू के हिसाब से बेचोगे। आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर, हम तो फेयर वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे, बराबर। दैट मीन्स व्हेन यू विल कोट अ प्राइस फॉर सेलिंग योर कंपनी, यू विल कोट द प्राइस एज पर द फेयर वैल्यू। ठीक है, ये बात याद रखना। मान लो आपके सारे असेट लायबिलिटी की मिला के फेयर वैल्यू आई 35 CR, लेकिन आप जब कोट करोगे ना, यू विल नॉट कोट 35, आप उससे थोड़ा हायर ही कोट करोगे। आप 35 का मान लो 50 CR कोट कर दोगे। पता है क्यों? वेरी गुड, गुडविल। देखो एक ऐसा असेट है जो यहां दिख नहीं रहा है, बट मुक्कू का मार्केट में गुडविल तो है ना यार, तो वो बोला 35 तो मेरे वैसे भी बनते, और मेरा जो गुडविल है उसकी वजह से मैं 50 चार्ज करूंगा तेरे से। अब इसमें 2 चीज है। सबसे पहला, परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। परचेजिंग कंपनी ने पेमेंट कितना किया उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। कंपनी खरीदने के लिए जो आप पैसा दोगे, परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है, 50 CR। 50 CR देकर बदले में नेट एसेट्स कितने वैल्यू के आए, 35 CR के। तो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, वो एक्स्ट्रा पैसा ही गुडविल होता है। ठीक है, गुडविल परचेज वाला है, अभी बता चुका कि परचेज गुडविल रिकॉर्ड होता है, तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे 15 CR पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप मुक्कू लिमिटेड की कंपनी खरीद रहे हो तो आप उसके PP, इंटेंजिबल, ये सब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ना। जो इंटेंजिबल्स आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एज अ परचेजिंग कंपनी, देखो मैं मुक्कू की कंपनी खरीद रहा हूं तो मुक्कू के सारे एसेट लायबिलिटी में दिखाऊंगा। वो एसेट लायबिलिटी जब मैं दिखाऊंगा अपने बुक्स में तो कौन से वैल्यू पे दिखाऊंगा, तो वो मैं फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगा। सर फेयर वैल्यू क्यों, हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना। अरे भाई देखो, तुम सेलिंग कंपनी थे ना, जब तुमने अपनी कंपनी बेची तो फेयर वैल्यू के हिसाब से बेची ना,
तो ये बोलने को फेयर वैल्यू है, बट खरीदने वाले के लिए ये मेरी कॉस्ट ही है, क्योंकि आपने मेरे को इसी फेयर वैल्यू के बेस पे कंसिडरेशन चार्ज किया है, बराबर। तो बोलने को ये फेयर वैल्यू है, बट खरीदने वाले के लिए कॉस्ट ही है उसकी। तो 2 पॉइंट। सबसे पहला, जब आप किसी कंपनी को अमाल्गमेशन में खरीदते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो गुडविल है, रिकॉर्ड करना। दूसरा, जो आप उसकी कंपनी खरीद रहे हो तो उसके जो भी इनटेंजिबल एसेट्स आप रिकॉर्ड करोगे वो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही चीज है, मैंने 2 लाइन में लिख के दी हुई है कि जब कंपनी टेक ओवर करो, जब अमाल्गमेशन में कोई भी कंपनी के एसेट टेक ओवर करोगे फेयर वैल्यू पे टेक ओवर, और जो भी आप एक्सेस पे करते हो उसको गुडविल करके रिकॉर्ड कर लेना। ये अमाल्गमेशन वाला पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट? कुछ ऐसे इंटेंजिबल जो आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट करो, जैसे अपन ने पीपी के अंदर भी देखा था, वी कैन सेल्फ कंस्ट्रक्ट द पीपी। वैसे जब आप इंटेंजिबल अपने कंपनी में खुद बनाते हो उसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहली बात, अगर आपने इंटरनली जनरेट गुडविल किया है, मतलब खुद गुडविल जनरेट किया है, तो अभी ऑलरेडी अपन डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। अच्छा, गुडविल के अलावा बाकी एसेट अगर आप खुद बना रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर खुद से बनाया, कोई दवाई का फॉर्मूला आपने खुद से बनाया है ना, उसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल। तो उसको आप हमेशा 2 फेज में बांटोगे, एक होता है रिसर्च फेज, एक होता है डेवलपमेंट फेज। अगर आपको क्लास का एग्जांपल आता तो मैंने ऐसा बोला था कि मुझे ना एक चश्मा बनाने का है ना, उसमें एक बढ़िया सॉफ्टवेयर रहेगा उस चश्मे के अंदर, बट वो चश्मा बनना सर्टेन नहीं है। तो जब तक वो बनना सर्टेन नहीं है, जैसे मैंने बताया था, देखो 7 महीने तक इट इज नॉट सर्टेन दैट इट विल बी मेड, तो ये 7 महीना रिसर्च फेज है। अब जैसे आपको सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ ये बन सकता है, तो डेवलपमेंट फेज शुरू होता है आपका। रिसर्च फेज में क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सर्टेन नहीं है, तो हम जितना भी खर्चा इंकर करेंगे सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और डेवलपमेंट फेज में हम जितने भी खर्चे इंकर करेंगे, क्योंकि वो सर्टेन है बेनिफिट्स, क्योंकि डेवलपमेंट फेज कब शुरू होता है? जब आपको पता है कि प्रोडक्ट पक्का पक्का बन सकता है, तो डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। और डेवलपमेंट फेज के जितने भी खर्चे, जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, वो आप क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। अब इसमें कैच ये है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है? सर आपको कैसे मालूम पड़ा? 7 महीना ही चला रिसर्च फेज, आपको कैसे मालूम पड़ा इसके बाद डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया? तो स्टैंडर्ड बोलता है डेवलपमेंट फेज शुरू करने के पहले हम हमेशा 6 कंडीशन चेक करेंगे। जिस दिन ये 6 कंडीशन मीट हो गई उस दिन मान लेना डेवलपमेंट फेज हैज बिगन, ठीक है। जिस दिन कितनी कंडीशन मीट हो गई? 6 कंडीशन मीट हो गई, उस दिन मान लेना डेवलपमेंट फेज हैज बिगन। अब वो 6 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। दूसरा है, पहले सुन लो, फिर समझाऊंगा, फिर याद भी कराऊंगा। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब यह होता है कि अगर रिसर्च फेज खत्म हुआ तो अपना सवाल पूछना, क्या ये टेक्निकली कंप्लीट करना पॉसिबल है क्या? इफ द आंसर इज यस, फर्स्ट कंडीशन मेट। सेकंड, इंटेंशन टू कंप्लीट। चलो कंप्लीट हो तो सकता है, बट रियल में क्या आपकी कंप्लीट करने की इच्छा है क्या, नियत है क्या? इंटेंशन टू कंप्लीट। तीसरा, एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल, मतलब असेट बन तो गया बट उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कैसे करोगे, मतलब उसको यूज कैसे करोगे, बेचोगे कैसे, वो डिटरमाइन करो। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज लाइक टेक्निकल या फाइनेंशियल, मतलब मान लो रिसर्च फेज खत्म हुआ, अब डेवलपमेंट फेज में भी खर्चे करने पड़ेंगे ना, वो खर्चे करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज बचे हैं क्या, पैसे बचे हैं क्या, स्टाफ बचा है क्या, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। पांचवा और छठा इज नथिंग बट रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल। किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए 2 क्राइटेरिया मीट करना है। पहले उसमें से होना चाहिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरा है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बराबर। तो ये 6 कंडीशन, ऑल 6 आर टू बी मेट, ऑल 6। जिस दिन ये 6 के 6 कंडीशन मीट कर जाएंगे उस दिन हम क्या बोलेंगे? मुबारक हो, डेवलपमेंट फेज हुआ है, मतलब डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है। अब याद कैसे रखे, सुनना, इसका छोटा सा मैंने हिंट बनाया था, आप कैसे भी याद रखो, आपकी मर्जी है वो। पहले 2 कंडीशन है कंप्लीशन को लेकर, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, इंटेंशन टू कंप्लीट, तो 2 कंप्लीशन को लेकर है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ, एक है एबिलिटी टू यूज और एक है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ए से शुरू होता है, तो 2 ए वाले हैं। और उसके बाद आखिरी के 2 है रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो उसको याद रखो। समझा दिया, ट्रिक भी दे दी, और आपको 6 कंडीशन अपन ने रिवाइज भी कर लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये क्या पढ़ा अपन ने? ये अपन ने पढ़ा इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के 2 फेजेस के बारे में, ठीक है। रिसर्च फेज प्रॉफिट एंड लॉस, डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अपार्ट फ्रॉम गुडविल ऐसे और भी कुछ इंटेंजिबल है जिसको आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते इफ दे आर इंटरनली जनरेटेड। अगेन आई रिपीट, गुडविल जैसे ही 3 और एसेट है, अगर इनको आपने इंटरनली जनरेट किया, इनको आपने क्या किया? इंटरनली जनरेट किया, तो आप इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पहला है ब्रांड। जैसे ब्रांड आप खुद जनरेट करोगे तो इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ब्रांड अगर सेल्फ जनरेट किया
तो वो जनरेट करने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी वो डिटरमाइनेबल ही नहीं है ना। जैसे रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज़ है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ब्रांड से वो तो मिलेगा, सेकेंड चीज़ है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब जब ब्रांड आप खुद जनरेट करोगे तो इस ब्रांड को जनरेट करने में कितना खून पसीना पैसा लगा है वो नहीं मालूम पड़ेगा ना यार। इसलिए सेम इज कस्टमर डेटाबेस। अगर आपके इन हाउस कोई कस्टमर डेटाबेस जनरेट हो रहे, मान लो आपने मेरी क्लासेस परचेज करी तो आपका डेटा मेरे पास आया, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड डेटाबेस, बराबर। अब ये जनरेट करने में मैंने कितना खर्चा इंकर किया वो मेजरेबल नहीं है, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। उसके अलावा पब्लिशिंग टाइटल्स एंड मास्ट हेड्स, इसका मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन के जो टाइटल्स होते हैं ना, सनसनीखेज खुलासा, एक स्टूडेंट ने की प्रोफेसर की हत्या, ऐसा, तो ये जो टाइटल्स है ये अगर आपने खुद जनरेट किए तो इसमें आपका पैसा कितना लगा ये नहीं पता, दिमाग लगता है, पैसा नहीं लगा ये सब में। तो ये सब अगर आपने सेल्फ जनरेट किए तो इसको भी आप गुडविल की तरह रिकॉर्ड मत करना। अच्छा सर अगर ये हमने किसी और से खरीदे तो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो ना, बिकॉज जब आप किसी और से खरीद रहे हो तो आपको इसकी कॉस्ट पता है ना। तो अगर ये परचेज्ड है जस्ट लाइक गुडविल यू कैन रिकॉर्ड दिस, बट अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो जस्ट लाइक सेल्फ जनरेटेड गुडविल यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। क्लियर है वाला पार्ट? यस। तो ये आपका इनिशियल मेजरमेंट पूरा खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा इनिशियल मेजरमेंट ये भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट था ना सर, असेट एक्वायर्ड इन गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी बातें तो हम गवर्नमेंट ग्रांट में ही करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अनलाइक पीपी, यहां सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक ही मॉडल है, वो है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, हम असेट की कॉस्ट माइनस उसका एमोटाइजेशन उस पर रखते हैं। जैसे पीपी होता है डेप्रिशिएट, इनटेंजिबल होता है एमोटाइज, तो हम उस वैल्यू पे रखेंगे और कुछ नहीं, इसके अंदर सिंपल खत्म हो गया। फिर है सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड, एक बार असेट खरीद लोगे उसके बाद जब उस पर खर्चा करोगे उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। तो उस खर्चे को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगी, कैपिटलाइज करूं, तो बोलता है अगर उस खर्चे से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है देन यू विल कैपिटलाइज। अगर कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है तो ट्रांसफर टू पीएनएल। एग्जांपल, मान लो सॉफ्टवेयर खराब हो गया, सॉफ्टवेयर रिपेयर करवाया, अब रिपेयर के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन मान लो अपने सॉफ्टवेयर की जो वैलिडिटी है वो 5 साल से इंक्रीज करवाई, तो मैं बोलूं इस खर्चे से असेट की लाइफ बढ़ रही है, तो ये दिस कॉस्ट यू कैन कैपिटलाइज दिस। ओके, चलो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बट नो इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? याद है कसम खिलाई थी मैंने आपको, कसम खा लेना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन इन खर्चे को हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, चुपचाप उठा के कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। वो खर्चे कौन से हैं? पहला है ट्रेनिंग का खर्चा, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, तीसरा स्टार्टअप वाले खर्चे। स्टार्टअप का खर्चा मतलब क्या होता है, जब नया कंपनी चालू करते हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वगैरह इंकर करते हो, स्टार्टिंग में कुछ लॉसेस इंकर करते हो, वो सारे खर्चे। फिर एक्सपेंस ऑफ रीलोकेशन, रीलोकेशन मतलब अपने एक्टिविटी को या अपने इंटेंजिबल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं रीलोकेशन, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रिसर्च फेज का खर्चा, ये सब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये सब कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जस्ट मेक श्योर अगर क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी दिखता है चुपचाप उठा के कहां ट्रांसफर कर देना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। इज दिस क्लियर? यस सर। आगे बढ़ेंगे। फिर है एमोटाइजेशन। जैसे पीपी होता है डेप्रिशिएट, इनटेंजिबल होता है एमोटाइज। एमोटाइजेशन में मेथड कौन सा है? सेम एज AS10, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, एमोटाइजेशन पीरियड क्या रहेगा, मतलब कब से शुरू करें कब से खत्म करेंगे? अरे सेम एज AS10, ज्यादा दिमाग लगाना ही मत, मजा 7th वाले पॉइंट के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सुनना, AS26 बोलता है कि हम मैक्सिमम लाइफ किसी भी इंटेंजिबल की 10 साल मानते हैं। मतलब अगर कंपनी बोलता है कि मेरे लिए इंटेंजिबल लाइफ 6 साल है तो 6 साल, बट अगर कंपनी बोलता है कि 12 साल है तो नहीं, AS26 बोलेगा 12 नहीं मानने का, 10 ही मानने का। सो 10 years इज द मैक्सिमम लाइफ, दिस इज द प्रिजम्पशन बाय AS26। मैक्सिमम बोला है, मिनिमम इससे कम हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी क्लेम करता है नहीं हमारी लाइफ तो 10 years से ज्यादा ही है, तो कंपनी को एविडेंस देना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल दो इसका। मान लो कंपनी को गवर्नमेंट ने 6G का लाइसेंस दिया, 6G का लाइसेंस, टेलीकॉम लाइसेंस, वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया कंपनी को 20 years के लिए। तो अगर कंपनी को पूछे लाइसेंस की लाइफ कितनी, तो वो क्या 20 years बोल सकता है? यस। क्यों? क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट का एविडेंस है ना, कि भाई गवर्नमेंट ने बकायदा एक पेपर पे मुझे लिख के दिया कि 20 साल तक लाइसेंस तेरा है। तो अगर आप बोलते हो कि मेरे लिए इनटेंजिबल की लाइफ इज मोर देन 10 years, यू हैव टू प्रोड्यूस सम एविडेंस। अगला, अगर इनटेंजिबल का नाम गुड्डू है, गुड्डू मतलब गुडविल, गुड्डू, हाँ वो गुड्डू नहीं, हाँ, अगर इनटेंजिबल का नाम गुडविल है तो उसकी लाइफ कितनी, 10 साल भी नहीं, 5 साल मानेंगे, बराबर, एज पर ये AS14 बोलता है। अब AS14 पढ़ा नहीं अपन ने, बट ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो वापस से रिपीट कर दूं, यूजफुल लाइफ किसी भी एसेट की इंटेंजिबल वाले केस में मैक्सिमम 10 साल, ठीक है। अगर 10 साल से ऊपर आप मान रहे हो तो एविडेंस देना पड़ेगा। और थर्ड, गुडविल की लाइफ मैक्सिमम 5 साल मानी जाएगी। आगे बढ़ते, रेसिडुअल वैल्यू, इसका बेसिक मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू।
इनटेंजिबल वाले केस में बिकॉज देयर इज नो फिजिकल सब्सटेंस, नॉर्मली इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दे दिया कि चलो इनटेंजिबल की लाइफ खत्म होने पे मैं आपको इतना स्क्रैप वैल्यू दे दूंगा, तो आप इसकी कुछ वैल्यू मान सकते हो। सर एग्जांपल तो ना समझ नहीं आया। मान लो एक स्टूडेंट है रंजन, उसको हम प्यार से बोलते हैं चच्चा, ओ चच्चा, है ना। तो वो चच्चा के पास क्या था पता है, सीडीज थे, गेम्स की सीडीज। अब गेम्स आर इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि ये ना जब ये तेरी गेम की सीडी 10 साल पुरानी हो जाएगी तो मैं तेरे से ये 500 रुपये में खरीद लूंगा। मतलब मैंने उस चच्चा को डे 1 पे प्रॉमिस कर दिया कि 10 साल बाद ये गेम तू मुझे 500 रुपये में बेच देना, 10 साल बाद। तो क्या मैंने उसको कोई स्क्रैप वैल्यू का प्रॉमिस किया है डे 1 पे? यस। तो अगर आप रंजन को पूछोगे कि उसके गेम्स का स्क्रैप वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा 500 रुपया, बिकॉज ही हैज अ कमिटमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी लाइक मी। तुम समझ रहे हो? यस। आगे, अगर कोई भी चेंज एस्टिमेट होता है, लाइक मेथड चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानना, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना, सेम चीज AS10 में लिखी हुई है। उसके अलावा है डी रिकग्निशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रिकग्निशन? डी रिकग्निशन का मतलब होता है असेट को बुक से बाहर करना, बराबर। तो कब बाहर करोगे? या तो लाइफ खत्म हो जाए या आप बेच दो। बेचोगे तो जो भी गेन लॉस है वो रियलाइज गेन लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दैट इज सेम लाइक AS10। बस AS10 में हम एक चीज एक्स्ट्रा करते थे कि जो असेट बेचा है आपने, उसका अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस बचा है तो इसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ता था। AS26 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? अरे AS26 में देयर इज नो रीवैल्यूएशन मॉडल ना, तो ये आएगा ही नहीं। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर अच्छा, एक और पॉइंट है वैसे AS26 का, दैट इज इंटेंजिबल एसेट परचेज्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। इसका मतलब एक तरीके का बाटर ही है। मतलब मैंने इंटेंजिबल एसेट खरीदा, बदले में पैसा दिया नहीं, बदले में दूसरा कोई एसेट दिया नहीं, बदले में मेरे कंपनी के शेयर्स दे दिए, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट परचेज्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। तो ऐसे केस में जो इनकमिंग एसेट है, जो इंटेंजिबल आ रहा है, उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसमें एक जनरल गाइडेंस दिया है, बोला है आने वाले एसेट को यू विल रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मतलब दोनों में से जो जिसकी भी फेयर वैल्यू आपको इजीली मिल जाए, उस फेयर वैल्यू पे आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर लेना। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं, बट जो पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको AS26 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया था जिसका नाम था इंपेयरमेंट। ये वैसे इंपेयरमेंट के ऊपर अलग से पूरा AS है, बट क्योंकि AS26 में देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, मैंने आपको ये पॉइंट करवाया था। मैं आपको यहां भी ये पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा, बट जस्ट रिमेंबर इसके ऊपर पूरा AS है। तो जब मैं यहां रिवाइज कराऊंगा, मैं बस उतना ही रिवाइज कराऊंगा जितना मुझे AS26 में काम आने वाला है। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर। अब देखते हैं इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। मतलब इंपेयरमेंट कब होता है? जब असेट की वैल्यू में गिरावट हो गई। अब ये टेस्ट करते क्यों है? देखो, आपके पास मान लो PP है या इंटेंजिबल है, ठीक है। अब इंटेंजिबल को आप डिप्रिशिएट तो कर रहे हो, उसकी वैल्यू गिरा तो रहे हो, लेकिन मान लो जितना आपने डिप्रिसिएशन किया उसके बाद भी असेट की वैल्यू और गिर गई, वो ही चेक करने के लिए हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए 2 अमाउंट चाहिए होता है। पहला चाहिए होता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू पे है उसको प्यार से हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। दूसरा चाहिए होता है रिकवरेबल अमाउंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट का आसान भाषा में मतलब होता है, देखो आपके पास असेट है, असेट से आप बेनिफिट जनरेट करोगे। असेट से बेनिफिट जनरेट करने का 2 ही तरीका होता है, या तो असेट को यूज करो या असेट को बेच दो, OLX पे बेच दे। तो या तो असेट को यूज करो या फिर असेट को बेच दो। तो मान लो अगर मैं असेट को यूज करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का, लेकिन अगर मैं असेट को बेच दूंगा तो मुझे बेनिफिट से 1,20,000 का मिलेगा। बताओ क्या किया जाए? आप बोलोगे सर यूज करने पे ज्यादा बेनिफिट है ना, आप यूज करो। बस स्टैंडर्ड भी यही सेम चीज बोलता है, विच एवर इज हायर। दोनों में से जो ज्यादा मिलेगा आप उसको मानोगे ना, वो एक चीज करोगे। तो इसलिए रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ यूज करने वाली वैल्यू या सेल करने वाली वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो आपका मान लो कैरिंग अमाउंट वाज 175। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट में इस वैल्यू पे दिख रहा है, लेकिन आपकी रिकवरेबल अमाउंट हायर लेने के बाद इज 150। अब आप खुद बुद्धि लगाओ, आपने कोई चीज 175 पे बैलेंस शीट में दिखा रखी है, बट उससे आप मैक्सिमम हायर लेने के बाद भी रिकवर सिर्फ 150 कर पाओगे। तो इसका मतलब असेट में हो गया इंपेयरमेंट लॉस। क्यों इंपेयरमेंट लॉस? क्योंकि आपका असेट मैक्सिमम से 1,50,000 का वैल्यू रिकवर करने वाला है, जबकि आपने उसको 175 हायर वैल्यू पे दिखा रखा है। तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। एंट्री मारोगे इंपेयरमेंट लॉस टू असेट,
प्रॉफिट एंड लॉस पे चला जाएगा। लॉस बुक करने के बाद आपका जो एसेट 175 पे था वो गिर के 1,50,000 पे आ जाएगा। इसी को इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जांपल और कराया था, फटाफट से देखना। मान लो कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 1,90,000 है, मतलब अगेन कैरिंग अमाउंट इज हायर, लफड़ा हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया, बुक करना। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, मान लो कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 2,20,000 है सर, तो आप ज्यादा रिकवर करने वाले हो ना सर, ये तो इंपेयरमेंट गेन हो गया। गेन नामक कोई चीज नहीं होता है, या तो इंपेयरमेंट लॉस है या कुछ नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। सर ऐसा क्यों? भाई इंपेयरमेंट का मतलब ही होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो लॉजिकली सोचो ना, डिक्लाइन का गेन ऐसा कैसा पॉसिबल है ना? तो या तो इंपेयरमेंट लॉस होगा या कुछ नहीं होगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन हियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो अब एक सवाल आपके मन में आएगा, सर ये इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन लॉस में क्या फर्क है? ठीक है, तो समझने का ट्राई करना। जब आप इंपेयरमेंट निकालते हो तो यू कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, बट जब आप रीवैल्यूएशन करते हो तो यू कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। मतलब ये दोनों करने के लिए अपन जो बेस 2 चीज कंप्यूट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। उसके अलावा रीवैल्यूएशन जब करते हैं तो हम वो रीवैल्यूएशन मॉडल में पीपी वगैरह के लिए करते हैं, है ना। रीवैल्यूएशन वैसे भी इंटेंजिबल का नहीं होता है, इंपेयरमेंट सबका हो सकता है। तो इसकी ज्यादा मैं चर्चा वैसे भी AS28 इंपेयरमेंट में करूंगा, तो वो चीज के लिए हम वहां समय छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चर्चा इंपेयरमेंट की थी जो मुझे काम आएगी AS26 के क्वेश्चंस में। इज दिस क्लियर? यस। तो हमारा कंसेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन एक के भाई साहब इसकी खास बात यह है कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे रिवाइज। तो फटाफट से आ जाओ कंसेप्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर, और जितने भी अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है वो सबको आपको फटाफट से आता हूं करवाता हूं रिवाइज। आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन देखना प्लीज। LDR क्वेश्चन नहीं है पहला वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो क्या बोलता है। बोलता है ABC ने कुछ खर्चा किया 20 लाख रुपीस का। ठीक है, द नो हाउ वाज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 से यूज कर रहा है। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। ठीक है, द कंपनी हैज नॉट एमोटाइज्ड द असेट टिल 31 मार्च 18। सही क्या गलत किया? गलत किया देवसेना। अरे ऐसे कैसे एमोटाइज नहीं करेगा, करना पड़ेगा। मतलब 7 साल से गलती करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट एंट्री वैल्यू पास फॉर दिस। अब सुनना, देखो गलती कब होती है। अब ये 7 साल में से करंट ईयर का तो एमोटाइज वो अभी कर सकता है ना, तो उसको गलती नहीं बोलेंगे। मतलब अभी देखो 11 से लेकर 18 तक 7 ईयर्स तक ही हैज नॉट स्टार्ट एमोटाइजेशन। तो एक जो करंट ईयर का है वो तो अभी चार्ज कर लेगा। उसके पहले के जो 6 साल है उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसको भी करंट ईयर में चार्ज करेगा, बट उसको डालेगा अंडर द हेड ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। मतलब जो ऐसे एक्सपेंस या गेन है जो आपने पुराने सालों के रिकॉर्ड नहीं किए, ये साल रिकॉर्ड करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। तो 7 साल का एमोटाइजेशन ही विल डू इन करंट ईयर, आउट ऑफ विच करंट ईयर का जो एमोटाइजेशन है उसको यही नाम देंगे एमोटाइजेशन, और जो करंट ईयर के पहले के एमोटाइजेशन है उसको हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम। तो बस इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें थोड़ा सा प्रायर पीरियड का AS5 का रेफरेंस आता है। अब मैं मान के चलो आपने AS5 नहीं पढ़ा है तो फिलहाल समझ लेना ऐसे ही, जब AS5 में आओगे तो बेटर समझेगा। तो जो भी रेलिवेंट प्रोविजन है वो मैं आपको लिख के दिया हुआ है, और फिर एक एंट्री पास की है मैंने। जो भी करंट ईयर का एमोटाइजेशन है वो 2 लाख रुपया आएगा, प्रायर पीरियड का आएगा 12 लाख, और पूरा इंटेंजिबल आपका 14 लाख से कम हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज करके जाना। उसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब वेरी गुड क्वेश्चन, सुनना ध्यान से क्या बोलता है। हमारे पास पेटेंट है, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, अब वो बोलता है कंपनी हैज कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द असेट एट 10 lakhs पर एनम। द कंपनी एमोटाइज द पेटेंट इन द फर्स्ट 2 years। तो पहले इतना करने का, हमारा पेटेंट का जो कॉस्ट है 80 lakhs है, लाइफ 5 साल है, 2 साल तक 10 lakhs एमोटाइज किया है, तो सेकेंड ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट 60 lakhs बच जाती है। लाइफ वैसे 3 years बची है, लेकिन आगे देखो क्या बोलता है। बोलता है आफ्टर 2 years इट वॉज फाउंड दैट द लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years। मतलब लाइफ चेंज हो गई, वो बची हुई 3 साल को हटाकर अब वो 5 साल दोबारा हो गई। ठीक है, ऐसा मतलब देयर इज अ चेंज इन यूजफुल लाइफ। याद है यूजफुल लाइफ चेंज होगा तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यस। अच्छा, अब आने वाले सालों का एमोटाइजेशन कैसे करें, उसके लिए कैश फ्लोज का डेटा दे रखा है। तो हम इस कैश फ्लोज के रेशियो में आने वाले साल में एमोटाइज करेंगे। तो कैसे करना है, आपकी वैल्यू 60 lakhs की बची है, आने वाले 5 साल में एमोटाइज करना है। तो किस रेशियो में? कैश फ्लोज के रेशियो में। कैसे? मान लो सपोज मुझे ईयर 3 का निकालना है एमोटाइजेशन। ठीक है, अभी 5 साल और चाहिए ना, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ऐसा 5 साल बाकी है। तो ईयर 3 का निकालना तो कैसे करूंगा, जो कैरिंग अमाउंट है इनटू जो कैरिंग अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय द कैश फ्लो ऑफ दैट ईयर डिवाइड बाय टोटल कैश फ्लोस। इस तरीके से आपको मिलेगा एमोटाइजेशन अमाउंट। बराबर, एकदम सिंपल है, मतलब कुछ नहीं है रे इसके अंदर। ठीक है, कर लेना प्लीज। इसमें LDR क्या ही था सर, जो था यही था। चलो आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 11 अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसको भी मैं एक्चुअली मुझे एलडीआर ही बोलना चाहिए इसको, तो आप लिख देना प्लीज एलडीआर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सुनना क्या बोलता है इसमें ना, आपको जो जो आपने खर्चे किए प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका डेटा दिया हुआ है। अब मैं डेटा पढ़ूं उसके पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ना चाहूंगा। बोलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वॉज एस्टैब्लिश दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फीजिबल। मतलब फेज 2 के बाद डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ। देखो प्रोडक्ट टेक्निकली फीजिबल का मतलब क्या, डेवलपमेंट फेज बिगिन कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2। मतलब फेज 1 और फेज 2 में जो खर्चे किए वो रिसर्च फेज थे। तो जैसे पहला खर्चा फेज 1 का प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा खर्चा फेज 2 का प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा खर्चा फेज 3 एंड 4 का कैपिटलाइज, चौथा खर्चा फेज 3 एंड 4 का कैपिटलाइज। अब इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट दो खर्चे, पहला प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स। अब आप बोलोगे सर ट्रेनिंग का खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा है, इसको तो डाल दो पीएनएल में। ट्रेनिंग इंप्लॉय को नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट मास्टर्स को ट्रेन करने का मतलब है आप अपने सॉफ्टवेयर को ही ट्रेन कर रहे हो। जैसे चैट जीपीटी कैसे ऑटोमेटिक ट्रेन होता है आपका डेटा ले लेकर, बराबर, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेन होना। सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने वाले खर्चे कैपिटलाइज ही होंगे। ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए इंप्लॉय को ट्रेन किया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है, बट यहाँ इंप्लॉय ट्रेन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। उसके अलावा बोला हुआ पैकिंग द प्रोडक्ट्स। अब पैकिंग भले फेज 6 में हो रहा है, बट पैकिंग इज नॉट अ कॉस्ट टू मेक द इन्वेंट और मेक द इंटेंजिबल, पैकिंग इज द कॉस्ट टू सेल द इंटेंजिबल। तो ये सेलिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अदर कोडिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, ट्रेनिंग द सॉफ्टवेयर वाला कॉस्ट कैपिटलाइज, बट सेलिंग कॉस्ट यू विल नॉट कैपिटलाइज, जस्ट रिमेंबर दिस। तो वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना है इसका। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में इतना कुछ है नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि एमोटाइज करने बोला है। अब इसमें दो डेटा दे रखा है, एक तो आप हर साल कितना प्रोडक्शन बना सकते हो बॉटल्स का, और एक आप कितना कैश फ्लो जनरेट करोगे। एक्चुअली एमोटाइजेशन इस केस में आप दोनों में से किसी मेथड पे कर सकते हो। आईसीआई ने कैश फ्लो वाले रेशियो में एमोटाइज किया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मैं इसको AS28 में कवर करूंगा बिकॉज AS28 करने के बाद ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं नहीं करवा रहा हूं इधर, बट अच्छा क्वेश्चन था वो, बट मैं करवा नहीं रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 14 सुना, इसमें क्या किया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटेंजिबल है 72 lakhs का है, ठीक है, 31 मार्च 22 को। Asset was acquired on for 120 as on 1st April 16. The same was used for the date. कंपनी ने इसकी लाइफ 15 साल मान के एमोटाइज किया है। 15 साल किसी भी एसेट की लाइफ बिना एविडेंस के नहीं हो सकती है। तो कंपनी ने शुरुआत से लेकर आज तक गलत एमोटाइजेशन चार्ज किया है। तो आपको करेक्ट वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा। सुन लो, सिंपल है। सबसे पहले 120 की डे 1 की वैल्यू, आज तक 6 साल बीत चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे समझेगा 6 साल कैसे आया। तो आप 6 साल का निकालो एमोटाइजेशन एज पर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो आपको मिलेगी रियल कैरिंग अमाउंट क्या होनी चाहिए। अब क्योंकि इन्होंने गलत एमोटाइज किया तो इनके बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या दिख रही है, 72 की, जो कि गलत है। तो रियल कैरिंग अमाउंट कंपेयर दिस विद द रॉन्ग कैरिंग अमाउंट, जो भी डिफरेंस है आपको एक्स्ट्रा एमोटाइजेशन चार्ज करना पड़ेगा ना वापस से। हो 48 जाना चाहिए था, बट आपके उसमें 72 पे दिख रहा है, तो आपको 48 पे लाने के लिए गिराना पड़ेगा ना यार, क्योंकि अभी तो 72 पे दिख रहा है वो। तो 24 लाख का आप क्या बुक करोगे, एमोटाइजेशन एक्स्ट्रा, और ये पुरानी गलती है तो इसको भी क्या बोलना, प्रायर पीरियड आइटम। सिंपल, खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन 16th इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इसमें भी लाइफ का एस्टिमेशन चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें पहले 5 साल लग रहे थे, आगे जाके आपको मालूम पड़ा 6th ईयर भी इसके अंदर है। तो जस्ट ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब 2 ही क्वेश्चन बचे, बढ़िया शानदार, सुनना ध्यान से फटाफट से, ठीक है। हाँ चलो, सो हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 20। सुनना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अ कंपनी एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनल यूज, कितने में एक्वायर किया, पाउंड्स, ये पाउंड्स में दे रखा है 1,50,000। उसके बाद कन्वर्जन रेट दे रखा है कि रुपीस पर पाउंड का रेट क्या है, ठीक है। फिर बोलता है ट्रेड डिस्काउंट, याद है ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट से लेस करना है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जाएंगे। सबसे पहले जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ कर रखा है, पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट जो भी 2.5% है हटा दिया, ये मुझे मिल गई नेट कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 10% है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं बोला तो हम नॉन रिफंडेबल अज्यूम करेंगे, कॉस्ट पे 10% लगा के उसको ऐड कर देना। अच्छा ये सब करने के पहले मैंने पता है क्या किया, जो मेरा पाउंड्स में वैल्यू था उसको पहले मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको पहले भी रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको आखिर में जाके भी रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पहले कर लोगे तो बेटर है। तो पहले रुपीस में कन्वर्ट किया, फिर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी इस पर ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद आया एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये जो 5% है ये सिर्फ कॉस्ट पे नहीं लगेगा, ये कॉस्ट प्लस जो आपकी 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है, इन दोनों पे लगेगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये एलडीआर है, ध्यान रखना। तो वो मैंने एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, देखो कॉस्ट प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी है, दोनों मिला के जो अमाउंट है उस पर मैंने 5% लगाया, ठीक है। उसके बाद एंट्री टैक्स, अब ये जो एंट्री टैक्स है 2%, ये रिकवरेबल कहा गया है। तो रिकवरेबल है तो क्या कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, नहीं। अब ये 2% ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है क्या,
इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने बोला ये कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको अपन सीधा सीधा इग्नोर कर देंगे। उसके अलावा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस और प्रोफेशनल फीस दोनों जाके चुपचाप ऐड कर देना, आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन इज ओवर। बढ़िया, मजा आ गया सर। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 21। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। बोलता है हमने पूरे साल में 2031 मार्च 19 वाले ईयर में हमने 80 लाख के एक्सपेंस किए, ठीक है। उसमें से हमारा जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो मीट हुआ 1 नवंबर को, मतलब इस 1 नवंबर से डेवलपमेंट फेज हुआ बिगिन। बोलता है एक्सपेंडिचर टिल दिस डेट वाज 42, मतलब 1 नवंबर के पहले के जो खर्चे वो थे 42 लाख। अब 1 नवंबर पे डेवलपमेंट फेज बिगिन हुआ, मतलब उसके पहले का जो पीरियड है वो है रिसर्च फेज। यहां देखो टाइमलाइन बना के लाता हूं, जैसे ये 1 नवंबर है तो इसके पहले का जो खर्चा है वो रिसर्च फेज है, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टोटल पूरे साल में 80 लाख किया, उसमें से 42 लाख रिसर्च फेज में, तो बचा हुआ 38 लाख जो है, 38 कैसे आया, 80 लाख माइनस 42 लाख, 38 लाख जो बचा हुआ है वो डेवलपमेंट फेज में क्या कर देना, उसको चुपचाप उठा के कैपिटलाइज कर देना। डन हो गया। आगे फिर बोलता है हमने अगले साल और डेवलपमेंट किया और 90 लाख का खर्चा किया। ये क्या करेंगे अभी, क्योंकि डेवलपमेंट फेज बिगिन हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी डेवलपमेंट फेज ही चल रहा होगा, तो ये 90 लाख भी आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। अब आपसे 4 सवाल पूछे, ध्यान रखना एएस में कभी भी सवाल का जवाब दो उसके पहले एएस का नाम, नंबर और जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट है वो 2-3 लाइन में लिखा करो। आपको पता है अपने क्लास में लिख रखा है, टेंशन मतलब बोर्ड नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, देख लेना मैं किस तरीके से लिखाता हूं, ठीक है। तो पहले अपन ने ज्ञान दिया। अब पूछा है कितना एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा 31 मार्च 19 में, तो पता 31 मार्च 19 में जो रिसर्च फेज वाला खर्चा है वो जाएगा पीएनएल में, वो मैंने बता दिया पीएनएल में 42 लाख आएगा। सेकंड पूछा है कैरिंग अमाउंट क्या होगी 31 मार्च 19 की, तो 31 मार्च 19 पे आपने से 38 लाख कैपिटलाइज किया था, तो ये कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 31 मार्च 19 पे। उसके बाद बोलता है एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब 31 मार्च 20 में पीएनएल में क्यों जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। अच्छा सर वो रिकवरेबल मतलब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे मीठी मीठी, याद है, तो रिकवरेबल अमाउंट अपने को 31 मार्च 20 का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, पहले 31 मार्च 20 का कैरिंग अमाउंट निकालूंगा। ये कैसे आएगा, देखो 38 लाख कैपिटलाइज किया था प्लस 90 लाख कैपिटलाइज किया 1920 में, टोटल आपका कैरिंग अमाउंट आ गया 128 लाख। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है 82 क्वेश्चन में दे रखा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट कम है, भयंकर इंपेयरमेंट लॉस हो गया, बुक कर लेना, तो ये अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट 128 पे था वो गिर के सीधा 82 पे आ जाएगा। चौथा सवाल यही है कि कैरिंग अमाउंट क्या होगा इंटेंजिबल का आफ्टर इंपेयरमेंट, सो इट विल बी 82 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22, सुनना क्या बोलता है। बोलता है ये हमारे सारे फॉलोइंग केसेस है, पहले कभी भी बड़ा क्वेश्चन दिखे ना तो लास्ट लाइन पढ़ा करो चाहता क्या है तुमसे। बोलता है प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट शोइंग इनटेंजिबल सेक्शन इन द बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 21। तो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के उसमें इनटेंजिबल एसेट का अमाउंट देना है। अब ये कैसे करोगे सुनना, बड़ा सिंपल है। तो 3 केसेस दिया हुआ है। सबसे पहला केस बोलता है इट एक्वायर्ड द बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर अ पीसी ऑफ 25 लाख, ठीक है। उसके बाद जिस दिन पीसी पे किया उस दिन जो कंपनी को एक्वायर किया है उसके नेट एसेट वाज 18.75 लाख। सिखाया था ना आपको अमालगमेशन वाला पॉइंट, पीसी दिया 25, नेट एसेट का वैल्यू सिर्फ 18.75, तो जो एक्स्ट्रा पे किया है वो है फॉर गुडविल, और गुडविल की लाइफ 5 साल होती है। ये अपन सीख के आए, कंसेप्ट में सीखा था। तो पहला इंटेंजिबल इज गुडविल, उसको आप करना एमोटाइज, ईयर एंड की वैल्यू मिल जाएगी। आगे ऑन 20 अगस्त वी रजिस्टर्ड द पेटेंट फॉर 6 लाख, लाइफ 8 ईयर्स है, ठीक है सर। तो पेटेंट का डे 1 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 20 अगस्त का वैल्यू दिया हुआ है, एमोटाइज करेंगे ईयर एंड का वैल्यू मिल जाएगा। फिर 1 अक्टूबर को फ्रेंचाइज हमने खरीदी है फॉर 4.5 लाख, तो ये आप फ्रेंचाइज इज अगेन इंटेंजिबल, 4.5 लाख कैपिटलाइज करोगे। उसका लाइफ कितना दिया हुआ है, लाइफ दिया हुआ है 6 ईयर्स, तो 6 साल में एमोटाइज करना। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, बोलता है जब आप फ्रेंचाइज खरीद रहे हो तो 4,50,000 तो भरोगे, बट जितना भी कमाई करोगे इस फ्रेंचाइज से उस एनुअल फी का 10% भी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 10% देना आपको एनुअल रेवेन्यू का, ये एनुअल फी जो देना है 10% ऑफ नेट रेवेन्यू, ये पीएनएल में जाएगा। क्यों, ये कैपिटलाइज क्यों नहीं होगा सर, देखो फ्रेंचाइज खरीदने के लिए 2 पेमेंट, पहला 4,50,000 का, दूसरा 10% ऑफ रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू का 10% कितना अमाउंट है वो हमको आज नहीं पता, वो जितना रेवेन्यू हर साल कमाएंगे उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कितना पेमेंट करना है। सो एज एंड व्हेन यू पे दिस 10% ऑफ नेट रेवेन्यू, तब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस ट्रांसफर कर देना। तो आपको
एग्जाम्पल के तौर पे बोला हुआ है कि इस साल का रेवेन्यू भी आपको 1,50,000 दिया हुआ है, तो इस साल 1,50,000 का जो 10% है दैट इज 15,000, वो भी जाएगा आपका एनुअल फीस के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट मीन्स दिस एनुअल फी ऑफ 10% विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, आगे अब ये इंपॉर्टेंट है, बोलता है सूर्या फॉलोज द अकाउंटिंग पॉलिसी टू एमोटाइज ऑल इंटेंजिबल ऑन एसएलएम बेसिस ओवर द मैक्सिमम परमिटेड, टेकिंग अ फुल ईयर एमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आपने अगस्त में खरीदा है तो हम सिर्फ प्रोपोर्शनेट मंथ्स का चार्ज करते हैं एमोटाइजेशन, बट इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जिस साल आप खरीद रहे हो आप कभी भी खरीदो, आप पूरे साल एमोटाइज कर देना। तो सर ये सही है गलत है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको पूछा क्या सही गलत के बारे में नहीं, भाई ने बोला करने का तो चुपचाप करके आ जाना। तो इसमें अभी इनटेंजिबल का अमाउंट ईयर एंड का कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल है, एक वर्किंग नोट बनाओ प्यारा सा, ओपनिंग एमोटाइजेशन क्लोजिंग करके, गुडविल का वैल्यू आपको मिल गया, निकालने सिखाया था आपको, पीसी माइनस नेट एसेट, एमोटाइज करो पूरे साल के लिए, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। पेटेंट पूरा अमाउंट है, एमोटाइज करो पूरे साल के लिए, क्लोजिंग अमाउंट मिलेगा। फ्रेंचाइज वैल्यू है, एमोटाइज करो पूरे साल के लिए, क्लोजिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो क्लोजिंग का टोटल है 14 लाख दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा वर्किंग दे रखी है, अपने को क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू दिया हुआ था तो मैंने पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना के भी दिया हुआ है। ध्यान रखना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट का वो हिस्सा देना जो सिर्फ रेलिवेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में इनटेंजिबल की बात चल रही है तो मैंने सिर्फ इनटेंजिबल का रेलिवेंस दिखाया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बनाया मैंने आपको, जहां नेट रेवेन्यू मेरा कितना है 1,50,000 है। ठीक है, अब इसका 10% एनुअल फीस देना था तो वो मैंने खर्चे में रिकॉर्ड किया, और एक और खर्चा आएगा जो है एमोटाइजेशन, जो आप अपने वर्किंग नोट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मांगा नहीं था बट मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 इज ओवर। ठीक है, उसके नीचे आओगे 23 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलरेडी जो क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके, रिपीट करके उन्होंने मतलब दो क्वेश्चन को कंबाइन करके सितंबर 24 में पूछा था 4 मार्क के लिए, इफ यू वांट यू कैन ट्राई। इसके अलावा और कुछ है नहीं, चैप्टर इज ओवर। और चैप्टर खत्म करते ही प्यार से, है ना, दिल से एक ही लाइन निकलनी चाहिए, एक के है भाई साहब। सो ऑन अ सीरियस नोट, आई रियली होप यू लाइक द लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आए एक कमेंट जरूर करके जाना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके लिए वो एक कमेंट है बट फॉर मी इट इज अ ग्रेट मोटिवेशनल फैक्टर। ओके, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।